हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 27 मार्च 2021 और 27 मार्च 2021 के 10 सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के लिए किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और लास्ट में मैं आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन के अलावा आज साइंस के क्वेश्चन भी पूछूंगा। पिछले वीडियो में मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे थे, उस वीडियो क्वेश्चन का आंसर भी मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का क्या स्थान है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक आया है, जिसमें भारत का क्या स्थान है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 41, दूसरा 42, तीसरा 48 और चौथा है 40। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 40। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें कुल 100 अंक का मतलब एक तरह से एग्जाम होता है, उसमें से भारत को केवल 38.4 अंक मिले हैं और इसी के साथ भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी कौन करता है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक को जो जारी करता है उसका नाम है USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसी के द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। अब इस रिपोर्ट में जो ये सूचकांक जारी किया जाता है वो 53 अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, जिसमें लगभग आपको पेटेंट, कॉपीराइट नीतियां, परिसंपत्तियां, यानी उस किसी भी देश में पेटेंट, कॉपीराइट नीतियां और परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है, ऐसे 53 वस्तुओं पर इस दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन किया जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो है UK, USA, जर्मनी और फ्रांस, जापान। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका को रखा गया है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड नेशन किंगडम, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे पर फ्रांस और पांचवें पर जापान है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बहुत सारी नियुक्तियां हुई है, उसमें से एक नियुक्तियां हुई है भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। तो इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आतिश चंद्र, दूसरा संजीव कुमार, तीसरा सौरभ गर्ग और चौथा है चंद्रशेखर महापात्रा। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संजीव कुमार। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट, भारतीय विमान प्राधिकरण का अध्यक्ष संजीव कुमार को चुना गया है। यह जो है ये 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडेट के IES अधिकारी हैं और इनसे जो पहले थे भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर वो अरविंद सिंह से, जिन्हें अभी अरविंद सिंह को हाल ही में पर्यटन सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात करें अगर दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन था सौरभ गर्ग। तो सौरभ गर्ग को मैं अभी बता दूं आपको, वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्यकारी के अधिकारी चुन लिए गए हैं। वहीं अगर दूसरे कोई ऑप्शन की बात करें अतीश चंद्रा जी की, तो अतीश चंद्रा को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और चंद्रशेखर महापात्रा को GST परिषद सचिवालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में चुना गया है। भारतीय विमान प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे वीडियोस के आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है,
उत्तर प्रदेश में 22 मार्च से लेकर 25 मार्च तक केला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फॉर्मूला को बढ़ावा देना। यानी इस आयोजन जो किया जा रहा है केला महोत्सव का, इसका एक खास उद्देश्य है कि वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। कुशीनगर में केले की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है और इसमें लगभग 4000 किसान जुड़े हुए हैं। अब बात है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मतलब है जिले में निर्यात की क्षमता को बढ़ाकर एक जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करना या उन्हें परिवर्तित करना। तो इसलिए इस केला महोत्सव का आयोजन किया गया है। और अगर कुछ उत्तर प्रदेश में अन्य महोत्सव की बात करें तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव को झांसी में मनाया गया था, गुड़ महोत्सव को लखनऊ में, अभी हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव यह सिद्धार्थ नगर में मनाया गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। यह अभी एक व्यक्ति को देने की बात कही गई है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अलका याग्निक, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उदित नारायण। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आशा भोसले जी को। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को देने की बात की है। यानी यह महाराष्ट्र सरकार का जो है यह सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, जो कि अब आशा भोसले जी को दिया जाएगा। और इसकी जो घोषणा की गई है यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में चलाई गई समिति के अनुसार इस बात पर निर्णय लिया गया है। अब बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत जो की थी वह 1996 में की थी और वह तब से ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार को देती आ रही है। अगर हम बात करें आशा जी को यह पुरस्कार क्यों मिला है, तो आशा जी ने लगभग 20 भाषाओं में 16,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। जो 20 भाषाएं उनमें कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हिंदी, मराठी, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि, उन्होंने मैथिली भोजपुरी गाने में भी गाया है इत्यादि। और इन्हें जो थी इसी कृति के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करें आशा भोसले जी की, तो आशा भोसले जी भारत की पहली ऐसी भारतीय सिंगर हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है और उन्हें यह 1997 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा जानवरों का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत की है। यह जानवरों के तुरंत उपचार, उसके स्वास्थ्य के लिए इस नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत 175 मोबाइल एम्बुलेंस राज्य में शुरुआत की जाएंगी। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। वहां के राज्यपाल का नाम है विश्व हरिभूषण हरिचंदन। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीट है आंध्र प्रदेश में 11 और लोकसभा की कुल 25 सीट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को जिससे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर की है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 62, ऑप्शन नंबर बी 68, ऑप्शन नंबर सी 69, ऑप्शन नंबर डी 67। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 69। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो इस बार 13 अंक नीचे फिसल कर 69वें स्थान पर पहुंच गई है। और वहीं अगर हम बात करें पिछले वर्ष 2020 दिसंबर में, तो यह रैंकिंग 56वें स्थान पर थी और एक साल पहले यह 43वें स्थान पर थी। यानी एक साल के अंतर्गत में ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत नीचे गिरकर 69वें स्थान पर आई है। और इस इंडेक्स का मतलब है कि हमें
किस देश में घरों की कीमत कितनी अधिक है और किस देश में घरों की कीमत कितनी कम है। वहीं अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में घरों की कीमत में 3.6% की गिरावट आई है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा महंगे घर वो तुर्की में है और इसी के साथ उसे पहला स्थान दिया गया है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और स्लोवेनिया को रखा गया है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द लाइक और शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुमार ए सर्वेश, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र बिस्मिल, ऑप्शन नंबर सी शरद पागरे, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शरद पगारे। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है 2020 का व्यास सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार शरद पागरे जी को दिया जाएगा, जो कि इन्हें यह सम्मान इनके पाटलिपुत्र उपन्यास के लिए दिया जाएगा, जो कि इन्होंने 2010 में लिखी थी और वो प्रकाशित हुई थी। अब बात करें अगर शरद पगार जी की, तो शरद पगार व्यास सम्मान पाने वाले मध्य प्रदेश के पहले हिंदी लेखक होंगे। अब व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान को जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है, द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान की जो शुरुआत की गई थी वो 1991 में की गई थी, जिसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही की गई थी। अब बात करें प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था, तो प्रथम व्यास सम्मान जो है वो 1991 में रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गोवा, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है कारीगर और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पाद का हुनर हाट 28वां संस्करण गोवा में शुरू किया जाएगा और यह गोवा के कोचीन में स्थित कला अकादमी में शुरुआत किया जाएगा, जिसकी अवधि होगी 26 मार्च से शुरुआत होकर 4 अप्रैल तक चलेगी। अब यह हुनर हाट की थीम क्या है, तो हुनर हाट की जो थीम है वो है स्थानीय के लिए गायन। ठीक है, और यह हुनर हाट का जो आयोजन किया जाता है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह इसी मंत्रालय के अधीन है, जिसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 500 से अधिक कारीगर आते हैं प्रति हर जगह पर। इस हाट का आयोजन देश के विभिन्न स्थानों पर किया जाता है और इससे अभी तक 5,50,000 से अधिक कारीगर और शिल्पकारों को रोजगार दिया जा चुका है। अगले हुनर हाट का आयोजन आने वाले समय में देहरादून में किया जाएगा, जो कि 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक होगा और उसके बाद सूरत में 26 अप्रैल से लेकर 5 मई तक चलेगा। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9th नंबर होगा। वो है किस राज्य में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स ARHC की योजना की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मार्च 2021 को शहरों में रहने वाले छात्रों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स ARHC यानी शहरों में रहने वाले छात्रों के लिए किफायती किराए के आवास योजना की शुरुआत की है। वहाँ मतलब उन्हें कम किराए में एक अच्छी सुविधा दी जाए। इस योजना में शहरी प्रवासी के कम आय वाले वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, महिलाएं तथा अन्य इसमें शामिल होंगे। यह अफोर्डेबल हाउसिंग योजना 2 मॉडल में शुरुआत किया जाएगा। पहला होगा जिसमें यह राज्य या केंद्र शासित सरकार द्वारा पोषित होगा और दूसरा मॉडल के तहत निजी संस्थान के पास उपलब्ध खाली जमीन पर सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ARHC का संचालन और रखरखाव होगा। तो अभी ये उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राज्यसभा की कुल सीट है 31 और लोकसभा की 80 सीट है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड
कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान, चौथा है नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नॉर्वे। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को। तो नोट टू द पॉइंट है, दुनिया की पहली सीप टनल यानी जहाज सुरंग का निर्माण नॉर्वे में किया जा रहा है, जिसका निर्माण वर्ष शुरुआत 2022 से लेकर 2025-26 तक पूरा होने की संभावना रखी गई है। और इस टनल को जो है वो नॉर्वे के प्रायद्वीपीय पहाड़ के नीचे बनाया जाएगा, जिसकी सुरंग की लंबाई होगी 1700 मीटर और ऊंचाई होगी 37 मीटर तथा वहीं अगर चौड़ाई की बात करें तो 26.5 मीटर होगी। इस जहाज सुरंग के निर्माण में कुल $315 मिलियन का खर्च होगा। अब ये नॉर्वे में है। तो नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे एक राजशाही देश है जहाँ की राजधानी ओस्लो है और यहाँ के राजा हैं हेरोल्ड पंचम, प्रधानमंत्री हैं एनरा सोलबर्ग। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आज मैं आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछूंगा, पर उससे पहले पिछले वीडियो में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको इस वीडियो क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। देखते हैं क्या थे वो क्वेश्चन। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन था, नए राज्य की गठन की शक्ति किसके पास होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसद। तो देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। वह नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो ये थे इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर। देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन राज्यों का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है राज्यों का संघ, तीसरा ऑप्शन है राज्यों का समूह, चौथा ऑप्शन है राज्यों का परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यों का संघ। देखते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर। तो डिटेल में आंसर है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। और अगर हम बात करें 1 से अनुच्छेद 4 तक तो इसके अनुसार भारत राज्यों का एक क्षेत्र और संघ दोनों ही है। तो ये थे पॉलिटी के दोनों क्वेश्चन का आंसर जिसे मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें आज के क्वेश्चन की। तो साइंस का क्वेश्चन है, देखते हैं साइंस के क्वेश्चन को। तो साइंस के क्वेश्चन है, पहला, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जड़त्व, दूसरा है गति, तीसरा है कार्य, चौथा है ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है। और इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 1.5 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3.45 प्रकाश वर्ष। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप आंसर बता देते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। ये था आज का साइंस का क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।